जिद करना सीखो, जो लिखा नहीं मुकद्दर में उसे हासिल करना सीखो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वनडे एग्जाम टारगेट। आप सभी का आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी की 3 बजे वाली क्लास स्टार्ट हो चुकी है, तो आप लोग जल्दी जल्दी से क्लास को ज्वाइन कीजिए। जैसे कि आप सभी को मैंने बताया, आप सभी की 3 क्लासेस वनडे एग्जाम टारगेट पर इस टाइम चल रही है। कौन कौन सी क्लासेस हैं? मॉर्निंग में 6 बजे करंट अफेयर की क्लास है, दूसरी 3 बजे दोपहर की क्लास है और तीसरी क्लास है रात के 8 बजे 8 PM पर। ये तीनों क्लासेस आप सभी के लिए कंटिन्यू वनडे एग्जाम टारगेट पर चल रही हैं। तो आप लोगों को पढ़ाई बिल्कुल भी ब्रेक नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं रुकना है, एकदम से आगे बढ़ते चलना है और धीरे धीरे करके हम लोग पूरा 100% सिलेबस कवर करेंगे, वो भी नॉर्मली अगर हम पढ़ते रह गए तो बिल्कुल भी आपको पढ़ाई नहीं रोकनी है, बिल्कुल भी ब्रेक नहीं करना। अब एक बार ठान लिया तो ठान लिया है। चलते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। सारे क्वेश्चन जितने भी आप देखेंगे ज्योग्राफी से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो शुरू से लास्ट तक वीडियो के साथ जरूर बने रहिएगा। क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर। क्वेश्चन है, ज्योग्राफी शब्द किसने निर्मित किया था? आपसे पूछा जाए ज्योग्राफी शब्द किसके द्वारा निर्मित किया गया, तो आप किस विकल्प की तरफ जाएंगे? कौन सा ऑप्शन आप करेंगे सही? किस ऑप्शन की तरफ जाएंगे? ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है आपका बी, एराटोस्थनीज। एराटोस्थनीज ने सबसे पहले ज्योग्राफी शब्द निर्मित किया था। इन्होंने भूगोल के लिए सबसे पहले ज्योग्राफी शब्द प्रयोग किया था, निर्मित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे, धूमकेतु किसके गिर्द परिक्रमण करते हैं? परिक्रमा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा आपका सी। 2 से 4 सेकंड आपको टाइम देंगे ऑप्शन चूज करने का और साथ साथ में यहाँ पर हम देखेंगे डिटेल में। देखिए, एक क्वेश्चन के साथ यहाँ पर हम लोग कम से कम एक क्वेश्चन से आपके 3-4 क्वेश्चन तैयार कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी एक्स्ट्रा पॉइंट आपको बताए, आप लोग ध्यान से उसे नोट करते चलिएगा, ध्यान से सुनते चलिएगा। ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है सी, सूर्य। धूमकेतु क्या है? धूमकेतु सौरमंडल में पत्थर, धूल, बर्फ और गैस के बने हुए छोटे छोटे पिंड होते हैं और इनका जो परिक्रमण पथ होता है वो कैसा होता है? एक चीज आपको कंफर्म हो गई, धूमकेतु होते क्या हैं। दूसरा, किसकी परिक्रमा करते हैं? सूर्य की। इनका पथ कैसा होता है? इनका पथ होता है परवलयाकार अथवा अंडाकार, इस तरीके से इनका पथ होता है और ये सूर्य की परिक्रमा करते हैं। और एक किससे मिलकर के बने होते हैं? तो अधिकतर धूमकेतु बर्फ, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया, NH3 अमोनिया का केमिकल फॉर्मूला, ये मीथेन का, ये कार्बन डाइऑक्साइड का, और कुछ अन्य पदार्थों से उसमें जैसे सिलिकेट और कार्बनिक मिश्रण होते हैं। तो किसके किसके धूमकेतु बने होते हैं? बर्फ के, कार्बन डाइऑक्साइड के, मीथेन, अमोनिया, सिलिकेट और कुछ कार्बनिक मिश्रण होते हैं। और यहाँ पे और एक फैक्ट जानिए, धूमकेतु के मुख्यतः कुल कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। पहला होता है नाभि, दूसरा होता है कोमा और तीसरा होता है पूंछ। ये इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको इससे रिलेटेड जानने चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? आपको मैंने क्रम से बताया था। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग जल्दी से सही करिए, विकल्प सही हो जाता है यहाँ पर बुध। अब हम क्रम में ऐसे देखेंगे, सूर्य से दूरी के बढ़ते हुए क्रम में, यानी कि सबसे पहले नज़दीक वाला देखेंगे, फिर उसके बाद बहुत दूर वाला। तो ध्यान से क्रम आप लोग सुनते चलिएगा। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। लास्ट में वरुण है। बुध मरकरी, शुक्र वेनस, पृथ्वी अर्थ, मंगल मार्स, बृहस्पति जुपिटर, शनि सैटर्न, अरुण यूरेनस, वरुण नेपच्यून। और यहाँ पे आपको यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताते हैं। ग्रहों की संख्या पहले कितनी थी? 9 थी। इसमें प्लूटो शामिल था, 9 ग्रह में प्लूटो शामिल था, लेकिन इसे 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के द्वारा प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया। तो अब ग्रह कितने हैं? 8। प्लूटो को किस श्रेणी में रखा गया है? बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका बी सही हो जाता है। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, अब क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछा जाता डायरेक्ट,
सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? ये पूछ लिया जाता है सूर्य से दूरी के बढ़ते हुए क्रम में तीसरे नंबर का ग्रह कौन सा है, पांचवें नंबर का ग्रह कौन सा है? तो तीसरे नंबर का है पृथ्वी, पांचवें नंबर का बृहस्पति। फिर या तो ऐसे क्रम दे दिया जाता है, बात समझ में आ रही है? थोड़ा सा टफ करके क्वेश्चन पूछा जाता है, तो पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करने का यही मतलब था कि आप लोग क्रम भी जान लें। अब यहाँ से जब भी कभी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल भी कोई मिस्टेक नहीं करनी है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज्यादा दिखते हैं? तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज्यादा दिखते हैं? ध्यान से ऑप्शन पढ़ लीजिए, बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है डी, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ घूम रही है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ घूम रही है, इसी कारण से तारे पूर्व से पश्चिम में ज्यादा दिखते हैं। ऑप्शन आपका डी सही होगा। क्लियर है? पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ घूम रही है, इसी कारण से तारे पूर्व से पश्चिम में ज्यादा दिखते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन पल्सर होते हैं, पल्सर क्या होते हैं? विकल्प यहां पे सही हो जाता है आपका सी, तेजी से घूमने वाले तारे होते हैं। पल्सर तेजी से घूमने वाले तारे होते हैं। पल्सर मेनली एक चुंबकीय घूर्णन करने वाला तारा है। यह एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विकिरण की बीम उत्सर्जित करता है। जो ये प्रकाश जो बीम उत्सर्जित करता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती है, ठीक है, और तेजी से घूमने के कारण ही इसका नाम पल्सर रखा गया। पल्सर और किस चीज़ का नाम है जो कि हमारे लगभग दैनिक जीवन में ये वर्ड यूज होता है? तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे, आप लोगों की जनरल नॉलेज टेस्ट हो जाएगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या, ऑप्शन आपका सही हो जाता है बी 8। अभी मैंने आपको बताया इसमें से किसको हटा दिया गया है? प्लूटो को हटा दिया गया। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, हालांकि आसान सा है। आसान सा इसलिए क्योंकि आप लोग खूब पढ़ चुके हैं, बार बार प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो क्वेश्चन है, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? विकल्प यहाँ पे सही हो जाता है सी, समताप मंडल में। समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन परत पाई जाती है। वायुमंडल के समताप मंडल के मिले निचले भाग में ओजोन गैस का एक आवरण होता है, लेयर होती है ओजोन लेयर। तो जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं, एक बार जल्दी से सभी स्टूडेंट वीडियो को फटाफट से लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करेंगे, और नए स्टूडेंट चैनल पे जुड़े हैं तो चैनल को एक सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप सभी तक नोटिफिकेशन जरूर पहुंचे। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है सी। अब यहाँ पे आपको बताते हैं वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें उपस्थित होती हैं। तो वायुमंडल में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी गैसें मौजूद होती हैं। अगर वायु में हम घनत्व के अनुसार बात करें कि किस गैस की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, तो वायु में घनत्व के अनुसार सर्वाधिक मात्रा नाइट्रोजन की होती है। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो कंफ्यूज नहीं करना है। नाइट्रोजन का प्रतिशत सबसे अधिक है, तो घनत्व के अनुसार भी सर्वाधिक मात्रा नाइट्रोजन की है, तब भी हम नाइट्रोजन ही सही। तो यहाँ पर नाइट्रोजन का परसेंट कितना है? 78.03 इसमें लिखा है, 78.09 अप्रॉक्सीमेटली इतना होता है। ऑक्सीजन 20.95%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, ये सभी अप्रॉक्सीमेटली हल्का सा फ्लक्चुएशन होता रहता है। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अब यहाँ पर देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके साथ साथ हम लोग कम से कम 10 क्वेश्चन तैयार करेंगे।
कौन सी सीमा रेखा भारत को पाकिस्तान से अलग करती है? कौन सी सीमा रेखा है? ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है बी, रेड क्लिफ रेखा। भारत और पाकिस्तान को रेड क्लिफ रेखा अलग करती है। इस रेखा का निर्धारण किसने किया? इस रेखा का निर्धारण किया था सिरिल रेडक्लिफ। ये एक ब्रिटिश वकील थे। इन्होंने भारत पाकिस्तान विभाजन के समय इसका निर्धारण किया था। अब यहाँ पे देखेंगे मैकमोहन रेखा किसके बीच है? मैकमोहन रेखा, पहले तो ये जानिए इसका निर्धारण किसने किया था। मैकमोहन रेखा का निर्धारण किया था सर हेनरी मैकमोहन ने। कब? 1914 में। ये किसके बीच है? मेनली भारत और चीन। भारत और चीन की अगर हम बात करते हैं तो भारत और चीन यहाँ इस तरीके से देखिए, भारत, ये भारत है, इधर चीन है, तो मेनली भारत और चीन के बीच पूरी तरीके से ये नहीं, इधर जो पूर्वी राज्य है अरुणाचल प्रदेश, तो मेनली चीन और अरुणाचल प्रदेश के बीच की ये रेखा है। तो ये भारत अरुणाचल प्रदेश जो राज्य कहाँ का है? भारत का है, तो भारत और चीन के बीच कह दी जाती है। नहीं तो भारत और चीन इधर देखिए नेपाल भी है, भूटान भी है। क्लियर हो गया? अब आगे आते हैं, यहाँ पे मैकमोहन हो गया, रेडक्लिफ हो गया, डूरन रेखा। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे डूरन रेखा। डूरन रेखा किसके बीच सीमा बनाती है? मेनली पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। जब पहले पाकिस्तान भारत का हिस्सा था तो ये डूरन रेखा मेनली भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा बनाती थी, क्योंकि पाकिस्तान भारत का हिस्सा था। जब ये अलग हुआ तो किसके बीच की सीमा रेखा होगी? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। इस डूरन रेखा का निर्धारण किसके द्वारा किया गया था? सर मोर्टिमर डूरन के द्वारा। क्या नाम है? सर मोर्टिमर डूरन के द्वारा इस रेखा का निर्धारण किया गया। इसी के नाम पर ये नाम डूरन रेखा रखा गया। अब यहाँ पे 17वीं समांतर रेखा की बात करते हैं। 17वीं समांतर रेखा किसके किसके बीच है? ये उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम के बीच की सीमा रेखा थी। हालांकि अब दोनों एक हो गए हैं। एक हो जाने के बाद इस सीमा रेखा का कोई मतलब नहीं है। अब और कुछ इंपॉर्टेंट सीमा रेखा है। यहाँ पे 49वीं समांतर रेखा है, 49वीं, ये अमेरिका और कनाडा के बीच है। और यहाँ पे बात करेंगे 38वीं समांतर रेखा की बात। 38वीं समांतर रेखा उत्तरी और दक्षिण कोरिया के बीच है। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, समभारी रेखाएं क्या दर्शाती हैं? समभारी रेखाएं क्या दर्शाती हैं? ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है ए, दाब। समान वायुदाब को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? समान वायुदाब को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं आइसोबार या समभारी। अच्छा, यहाँ पर और जानिए, समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? समवर्षा, आइसोहाइट। अब क्लियर हो गया? अब यहाँ पर और देख लेते हैं, समान लवणता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? आइसोहेलाइन कहते हैं। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, मानचित्र बनाने के विज्ञान को कहते हैं, मानचित्र बनाने के विज्ञान को क्या कहते हैं हम? ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है, कार्टोग्राफी। वैज्ञानिक आधार पर मानचित्रों को बनाना कार्टोग्राफी कहलाता है। वैज्ञानिक आधार पर मानचित्र आप बना रहे हैं, हर चीज को नाप तौल करके, पूरे डाटा के साथ, पूरे पैमाने के साथ, तो ये कहलाता है कार्टोग्राफी। और जो व्यक्ति इन मानचित्रों को बनाने का कार्य करता है उसे कहते हैं कार्टोग्राफर। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट है, हिमालयी पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? ज्वालामुखी पर्वत है? बिल्कुल नहीं। अवशिष्ट पर्वत? नहीं है। ब्लॉक पर्वत? ये भी नहीं है। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी सही होता, वलित पर्वत। हिमालयी पर्वत श्रृंखला वलित पर्वत का उदाहरण है। ये संपीड़न के द्वारा निर्मित होते हैं, संपीड़न के द्वारा। इन्हें मोड़दार पर्वत भी कहते हैं, मोड़दार पर्वत भी कहते हैं। ये इस तरीके से ऊपर उठ जाते हैं। वलित पर्वत के और भी एग्जाम्पल है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार पूछे जाते हैं। तो एग्जाम्पल हर चीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे साइंस का क्वेश्चन आप देखें, चाहे ज्योग्राफी का। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, वलित पर्वत का एग्जाम्पल आल्प्स हो गया, नोट करते चलिए।
जब भी आप लोग क्लास ज्वाइन करिए एक नोट्स के साथ बैठिए, कॉपी और पेन आपके हाथ में होना चाहिए। आल्प्स पर्वत, यूराल पर्वत, रॉकी, एंडीज, एटलस, ये सभी वलित पर्वत के एग्जाम्पल है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मार्क करिए और इसे नोट करिए। अगले क्वेश्चन पे हम आएंगे। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटा देश जनसंख्या में कौन सा है? सबसे छोटा देश जनसंख्या में कौन सा है? ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है ए, वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी ये कहाँ पर है? वेटिकन सिटी इटली के शहर रोम में स्थित है। तो ये किस महाद्वीप में है? आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये महाद्वीप आपको बताना है, महाद्वीप है यूरोप। तो यहाँ पे बात आ जाती है यूरोप महाद्वीप। अगर आपसे पूछा जाए किस महाद्वीप में है वेटिकन सिटी, तो आप बताएंगे यूरोप महाद्वीप में। और यूरोप महाद्वीप का सबसे अधिक क्षेत्रफल और आबादी वाला देश कौन सा है? तो ये है रूस। और यूरोप का सर्वोच्च शिखर कौन सा? माउंट एल्ब्रस। और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे नदी की, तो सबसे लंबी नदी, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी? वोल्गा है। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और तैयार कीजिए, यूरोप का सबसे व्यस्त जलमार्ग कौन सा है? तो राइन नदी का। राइन नदी यूरोप का सबसे व्यस्त जलमार्ग है। वोल्गा के अलावा ये पूछा जाता है यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपका उत्तर होगा डेन्यूब। क्योंकि अब जैसे ये हो गया यूरोप की सबसे लंबी नदी सभी लोगों ने रट ली है, वोल्गा सभी को याद है, डेन्यूब नहीं याद है। तो अब ऐसे पूछते दूसरे नंबर की, तीसरे नंबर की, या फिर नदियों की लंबाई के बढ़ते क्रम में घटते क्रम में ऐसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। और ये भी पूछा जाता है ये यूरोप के 5 राजधानी शहरों से गुजरती है। तो ये है डेन्यूब। ठीक है, और यहाँ पे आपको ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट बताते हैं, पो नदी को इटली की गंगा कहा जाता है। इटली की गंगा किसे कहते हैं? पो नदी को। ये कहाँ पर है? जब मैंने आपको इटली के बारे में बताया था तो बताया था मैप में। और यहाँ पे आपको बताते हैं इटली की बात मैंने क्यों की? क्योंकि ये भी यूरोप में ही स्थित देश है, यूरोप महाद्वीप में ही स्थित है। और आपको बता दें इटली के मिलान को, जो मिलान है, अभी आप लोगों ने महामारी में सब कुछ न्यूज़ में सुना होगा, मिलान का नाम सुना आपने? तो मिलान को इटली का मैनचेस्टर कहा जाता है। इटली का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? मिलान को कहा जाता है। और मास्को को 5 समुद्रों का बंदरगाह कहा जाता है। यह नदियों और नहरों के माध्यम से 5 समुद्रों, कैस्पियन सागर, काला सागर, बाल्टिक सागर, सफ़ेद सागर और डेलगो झील से जुड़ा हुआ है। तो मास्को को 5 समुद्रों का बंदरगाह कहा जाता है। अब हम लोगों ने यहाँ पर डिटेल में यूरोप महाद्वीप के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट भी जान लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश सबसे ज़्यादा द्वीपों से मिलकर के बना है? विकल्प में से आपको चूज करना। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा डी। नीचे दिए गए विकल्पों में से ऑप्शन आपका डी सही होगा। इंडोनेशिया सबसे ज़्यादा द्वीपों से मिलकर के बना हुआ है। द्वीप किसे कहते हैं? ऐसा भूखंड जो चारों तरफ जल से घिरा हुआ हो। ऐसा भूखंड जो चारों तरफ जल से घिरा हुआ हो उसे द्वीप कहते हैं। प्रायद्वीप ऐसा भूखंड जो 3 तरफ जल से घिरा हुआ हो, जैसे भारत का प्रायद्वीपी भाग, प्रायद्वीपी पठार 3 तरफ जल से घिरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, रिक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? रिक्टर स्केल का प्रयोग आपको बताना है किसके मापन के लिए किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत पूछा जाता है। विकल्प यहाँ पे सही हो जाता है सी, भूकंप की तीव्रता के लिए। ध्यान से रिप्लाई करना है इस क्वेश्चन के। भारत के दक्षिण छोर, सदर्न टिप का नाम क्या है? आपको बताना है दक्षिण छोर। ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है, कौन सा होगा? कन्याकुमारी अंतरीप, या ऑप्शन सी सही होगा निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट। ऑप्शन यहाँ पे सी सही होगा, मैंने दक्षिण छोर की बात की है। भारत का एकदम से दक्षिणतम बिंदु
ये बड़ा निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट है। इधर इसे पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पिग्मेलियन पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी छोर, जो भारत का मुख्य भूमि है उसका दक्षिणी छोर, उसका दक्षिणी छोर है कन्याकुमारी, ये आप सही करेंगे। लेकिन अगर पूरे मतलब भारत के सबसे दक्षिणतम में जो स्थित बिंदु है, जहाँ तक भारत का क्षेत्र है, भारत का कब्जा है, अगर आप इस तरीके से कहें, तो सबसे दक्षिणतम बिंदु है बड़ा निकोबार में स्थित इंदिरा पॉइंट। ये ऑप्शन आपका सही होगा, सी। क्लियर है? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ध्यान दीजिएगा, इसमें जब भी पूछा जाए, दक्षिणतम बिंदु पूछा जाए, तो आप लोग इंदिरा पॉइंट को बताएंगे, और भारत के मुख्य भूमि का दक्षिण छोर अगर पूछा जाए तो आप बताएंगे कन्याकुमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आएंगे। अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप द्वीप समूह कहाँ स्थित है? ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है सी, अरब सागर में स्थित है। ये लक्षद्वीप एक भारतीय द्वीप समूह है। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कवरत्ती है। अगर समस्त केंद्र शासित प्रदेशों की हम बात करें तो उसमें सबसे छोटा है लक्षद्वीप। ध्यान दीजिएगा जितना पॉइंट मैंने बताया। अगले क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। अगला, चलिए जल्दी से रिप्लाई करिए। न्यूज़ में आप लोग सुनते होंगे सबरीमाला। सबरीमाला किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल या कर्नाटका? तो उत्तर यहाँ पे आपका सही हो जाएगा सी, केरल में स्थित है। सबरीमाला मंदिर है, किसका मंदिर है? अथप्पन। ये सबरीमाला अथप्पन देव मंदिर के लिए ये प्रसिद्ध है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही होता है। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, किस हिमालयी चोटी को सागर माथा भी कहा जाता है? किस हिमालयी चोटी को सागर माथा भी कहते हैं? विकल्प यहाँ पे सही हो जाता है। ध्यान से आप लोग रिप्लाई करिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आप लोग का बिल्कुल भी 1 मिनट टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जितना भी है ज़्यादा से ज़्यादा आपको नॉलेज देने की पूरी कोशिश आपकी अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर रहती है। बिना फालतू की बात किए सीधे मुद्दे की बात करेंगे, सीधे पॉइंट की बात करते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग का टाइम क्वेश्चन तैयार कराने में कराया जाता है। तो पॉइंट टू पॉइंट स्टडी करने के लिए आप लोग जुड़ जाइए अपने वनडे एग्जाम टारगेट चैनल के साथ बिना देरी के, और बिल्कुल भी वेट नहीं करना है, कंटिन्यू पढ़ाई जारी रखनी है। ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है सी, माउंट एवरेस्ट। किस हिमालयी चोटी को सागर माथा कहते हैं? तो माउंट एवरेस्ट की चोटी को सागर माथा कहते हैं। कहाँ पर ये सागर माथा के नाम से जानी जाती है? नेपाल में। हिमालय पर्वत श्रृंखला की माउंट एवरेस्ट चोटी को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। इसके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कौन से पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन से पर्वत है जो हिमालय श्रृंखला का हिस्सा नहीं है? विकल्प यहाँ पे सही हो जाता है ये, अरावली। अब सबसे पहले ये जानते हैं पर्वत श्रेणी किसे कहते हैं? पर्वत श्रेणी किसे कहते हैं? पहाड़ों और पहाड़ियों के क्रम को पर्वत श्रेणियां कहते हैं, जिसमें कटक, शिखर, घाटियां ये सभी सम्मिलित होती हैं। पर्वत श्रृंखला को पर्वतमाला भी कहते हैं। क्लियर है? जब यहाँ पे ध्यान से आप लोग सुनिएगा, जब बहुत लंबे लंबे और संकरे पर्वतों का विस्तार समांतर रूप में पाया जाता है, लंबे लंबे और संकरे पर्वतों का विस्तार जब समांतर रूप में पाया जाता है तो उसे पर्वत श्रृंखला कहा जाता है। पर्वत श्रृंखला को पर्वतमाला भी कहते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर देखिए, कुनलुन, काराकोरम, हिंदू कुश ये हिमालय श्रृंखला का अंग है। अब उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा पर्वत श्रेणी किसे कहते हैं, पर्वत श्रृंखला किसे कहते हैं और पर्वतमाला किसे कहते हैं, और अरावली इस श्रृंखला का
हिस्सा नहीं है, हिमालय श्रृंखला का हिस्सा नहीं है। कुनलुन, काराकोरम, हिंदुकुश ये सभी किसका हिस्सा है? हिमालय श्रृंखला का हिस्सा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर यहाँ पर देखिए, लोनार झील कहाँ पर स्थित है? लोनार झील आपको बताना है, लोनार झील कहाँ पर स्थित है। वेरी गुड, ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है सी, महाराष्ट्र में। लोनार झील महाराष्ट्र में स्थित है। ये कैसी झील है? ताजे पानी की या खारे पानी की? तो आपका यहाँ पे उत्तर सही होगा कि ये खारे पानी की झील है। ठीक, महाराष्ट्र में जो लोनार झील है वो कैसी झील है? एक खारे पानी की झील है। हम अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर यहाँ पर देखिए, कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है? कौन सी पर्वत श्रेणी है जो भारत में स्थित है? विकल्प यहाँ पे सही हो जाता है डी, पीर पंजाल। ये पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है। अब यहाँ पे देखिए, अराकानयोमा, ये म्यांमार में इधर की साइड में, और ये सुलेमान श्रेणी ये कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। साल्ट रेंज ये भी पाकिस्तान में है। अराकानयोमा ये है कहाँ पर? इधर म्यांमार की साइड में। फ्रेंड्स, यहाँ पर आज के क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट। चलते हैं एक बार सुपर फास्ट रिवीजन कर लेते हैं। जितना भी हम लोगों ने क्वेश्चन अभी डिटेल में पढ़ा एक्सप्लेनेशन के साथ, तब एक बार कर लेते हैं सुपर फास्ट रिवीजन, जिससे कि आप लोगों की मेमोरी में जितने भी क्वेश्चन हम करवाएं सब कुछ फीड हो जाए। बस एक ही उद्देश्य है कि जो कुछ भी आप वन डे एग्जाम टारगेट चैनल पर पढ़ें वो आपकी मेमोरी में 100% फीड हो जाए, कभी वो भूले ना। और अगर भूल भी रहा है तो आप लोग उसे नोट करते जाइए और बार बार रिपीट करते जाइए। ठीक है, आप लोग हम कह रहे हैं कि एक EMIT फिक्स करिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क। आज के डे का आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क आप लोग फिक्स करिए। जैसे मेरा जो टास्क होता है वो हम आपको कभी बताएंगे कि क्या इंपॉर्टेंट होता है, वही हम सबसे पहले कंप्लीट करने पर जुटते हैं। तो आप कभी अपने अकॉर्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क रखिए। एक आज के दिन का मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क आपको पढ़ना है, या आपको घर का कोई काम, कोई भी ऐसा काम जो आपको लगे कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके दिन में यही काम रख रहा है, उसे आप कंप्लीट करिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग अपनी स्टडी को ही रखेंगे, और स्टडी में फिर आप बांटिए कौन सा सब्जेक्ट सबसे इम्पोर्टेंट है, या फिर कौन सी क्लास आपको करनी है, उस तरीके से आप उसको पूरा कीजिए। फिर आप देखेंगे धीरे धीरे आपका सिलेबस कंप्लीट होता जाएगा और आपको सुकून मिलता जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर चलते हैं सुपर फास्ट रिवीजन के तौर पर सभी क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है, ज्योग्राफी शब्द किसने निर्मित किया था? ऑप्शन बी, इरेटोस्थनीज। नेक्स्ट है, धूमकेतु किसके गिर्द परिक्रमा करते हैं? ऑप्शन सी, सूर्य। सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? ऑप्शन बी, बुध। नेक्स्ट है, तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज्यादा दिखते हैं? ऑप्शन डी, पल्सर होते हैं। ऑप्शन सी, तेजी से घूमने वाले तारे। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन बी, 8। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन सी, समताप मंडल। वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत, ऑप्शन सी, 78%। अगला है, कौन सी सीमा रेखा भारत को पाकिस्तान से अलग करती है? ऑप्शन बी, रेड क्लिफ रेखा। नेक्स्ट है, समभारी रेखाएं क्या दर्शाती हैं? ऑप्शन ए, दाब। नेक्स्ट, मानचित्र बनाने के विज्ञान को कहते हैं? ऑप्शन ए, कार्टोग्राफी। अगला है, हिमालयी पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? ऑप्शन डी, वलित पर्वत। नेक्स्ट, सबसे छोटा देश
सबसे छोटा देश जनसंख्या में कौन सा है? ऑप्शन ए वेटिकन सिटी। कौन सा देश सबसे ज्यादा द्वीपों से मिलकर बना है? ऑप्शन यहाँ पे सही होगा डी इंडोनेशिया। रिक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? रिक्टर स्केल का प्रयोग ऑप्शन सी भूकंप की तीव्रता। भारत के दक्षिणी छोर का नाम क्या है? सदर्न टिप का नाम आपको बताना है। ऑप्शन सी इंदिरा पॉइंट, बड़ा निकोबार में स्थित है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? ऑप्शन सी अरब सागर। नेक्स्ट है सबरीमाला निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? सबरीमाला ऑप्शन सी केरल। नेक्स्ट, किस हिमालयी चोटी को सागर माथा भी कहते हैं? ऑप्शन सी एवरेस्ट। कौन से पर्वत हिमालयी श्रृंखला का अंग नहीं है? ऑप्शन ए अरावली। लोनार झील कहाँ स्थित है? ऑप्शन सी महाराष्ट्र। कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है? ऑप्शन डी पीर पंजाब। फ्रेंड्स, यहाँ पर आज के क्वेश्चन हो जाते कंप्लीट। चलते हैं आज के सवाल की तरफ। आज का सवाल आप सभी के लिए, लोनार झील कहाँ स्थित है? आपको बताना है लोनार झील कहाँ पर स्थित है। चलिए आप बता दिए, तो अब साथ साथ में ये भी बताइए ये झील कौन से पानी की है? मीठे पानी की या खारे पानी की? इसके साथ साथ आपको ये भी बताना है जिस राज्य में ये झील है उस राज्य की राजधानी, उसके गवर्नर, उसके सीएम और वहाँ पर जितने भी कुछ इम्पोर्टेंट आपको फैक्ट उसके बारे में पता हो, सब कुछ आप डिटेल में रिप्लाई करेंगे, जिससे आपकी नॉलेज 100% बढ़ती जाए और साथ साथ में हमें भी पता चले कि आप लोग कितना कुछ गेन कर रहे हैं। तो चलते हैं, मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। आप सभी को एक चीज़ यहाँ पे बता देते हैं, टाइम टेबल। तो टाइम टेबल मॉर्निंग में 6 बजे करंट अफेयर की क्लास, दिन में जो कि आप लोग कर रहे हैं 3 बजे की दोपहर क्लास है ये, और रात के 8 बजे क्लास चलती है। तो ये 3 क्लासेस हैं आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर। टाइम टेबल आपको मैंने बता दिया। तो मिलते हैं फिर 8 बजे की लाइव क्लास में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। और जाते जाते वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, जय हिंद।